जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। पकड़ो, मेरा पैसा लेकर भाग गया साहब। चलो भी। केशव क्या? केशव सोंडा। क्यों बे? चोरी या डाका डाले हो? अबे मार तो नहीं दी किसी को? चोरी। हम केशव सोंडा। और आप? पहली बार की होगा बे? ये हमसे नहीं होगा। तू नीरज से बात कर। तेरे गांव बसवी के पास वाले गांव पराहा का ही रहने वाला है। नीरज कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा और कहाँ मिलेगा, और कब मिलेगा ये कौन नहीं जानता। चांस लेना पड़ेगा। हम नीरज। क्या काम था? हम पराहा से है ना, हम बसवी से। काम था। हरिराम। हाँ। तो तू है का केशव सोंडा? हाँ। कांटेक्ट करा पुजारी का, तो ओकरा को जो चाहिए ओकरा के पास मिले। पुजारी कहाँ मिलेगा? नंबरवा दे देंगे ओका। कोशिश करते रहना, कबो न कबो लग जाए। ओकरा के हमरा नाम लेके बात करना, तो हर काम हो जाए। पैंतीस साल का केशव सोंडा जुर्म की दुनिया में धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था, अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ा रहा था, धीरे धीरे अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ रहा था। इसमें से तो एक टाइम पर एक ही गोली चलेगा ना, फिर दोबारा लोड करना पड़ेगा। देसी है, यहीं बनता है। पुलिस भी पता नहीं लगा पाएगी कहाँ से लाए हैं। 15 गोली दे दीजिए।
पहले कभी चलाए हैं? तो फिर 30 गोली लीजिए, हाथ साफ ना करना पड़ेगा। ले लीजिए। हम केशव बोल रहे हैं, हम तैयार हैं। हाँ तो ठीक है, वो चक्रधर नाका के पास में मिलना, वही पास ही में जंगल है। वो हर रात 8 बजे के करीब में मंडी जाता है, हम उसको सीधा वहीं पे लेके आते हैं। ठीक है, हम तुम्हारा वहीं इंतजार करेंगे। क्या हुआ मुझे देखकर हंसी उड़ गई? हम 9 बजे तक वापस आ जाएंगे। बाबूजी, हमने जगह चाचा से बात कर ली है, बाकी हम संभाल लेंगे। अरे चिंता नहीं करो बेटा, हम वो बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, पर आप 9 बजे तक वापस आ जाना, वहाँ बतियाते मत रहना। अब निकलूंगा तब तो आऊंगा। तब तुम दोनों से बात मत करेगा। मनोहर भैया रुके ना। नीरज क्या हुआ? मनोहर भैया, कुछ लोग बहुत मुश्किल में हैं। गांव के नहीं लग रहे हैं, लेकिन बैठ के रो रहे हैं बेचारे। कहाँ पे? वो जंगल के पास में। पर परेशानी कहाँ है? वो तो नहीं पता, हम वहाँ से गुजर रहे थे तो देखे, तो हम सोचे किसी से मदद मांग ले, तब ही हमको किस्मत से आप आते दिखाई देती है। आ बैठ, देखते हैं। आजा। हाँ। नीरज कहाँ है वो लोग? अब इधर ही पास ही में है, लेकिन ये मोटरसाइकिल नहीं जा पाएगा ना, तो पैदल चलना पड़ेगा। अरे और कितना आगे है नीरज? है नीरज, ये क्या हो रहा है? अरे काहे को लाए हो हमको यहाँ? नीरज सुना। 53 साल के मनोहर लूमी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो उस जिले के 14 गांव के मुखिया थे। उनका बड़ा नाम था, इज्जत थी, रुतबा था। एक बात याद रहे, ऐसा इस घर में कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे हमारी नमस्ते काका। सुनो बेटा, अरे मनोहर जी कहाँ हैं? वो तो मंडी निकल गए, आपसे नहीं मिले। वो तो आए ही नहीं। बेटा हम घर लौट रहे थे तो चक्रधर नाके के पास मनोहर जी की मोटरसाइकिल ये सड़क के किनारे ही पड़ी हुई दिखी। क्या? बाबूजी का फोन बज रहा है पर उठा नहीं रहे वो। हमें तो बहुत डर लग रहा है। वो ऐसी जगह पे रुके ही क्यों थे? कहाँ जा रहे थे? ऐसा करते हैं, हम आसपास देखते हैं, कहीं उनको कुछ हो न गया हो। मनोहर जी, बाबूजी, मनोहर जी, बाबूजी, बाबूजी, मनोहर जी, मनोहर जी, बाबूजी, बाबूजी, मनोहर जी, बाबूजी, 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 मनोहर जी, मनोहर जी, बाबूजी, बाबूजी, मनोहर जी, मनोहर जी, बाबूजी, बाबूजी, आज सब क्या हो गया?
पकड़ना। गोली निकाल दी है, लेकिन तुम दोनों को आज रात में ही यहाँ से भाग जाना पड़ेगा, और कुछ दिनों के लिए हम भी यहाँ से गायब हो रहे हैं। भैया आप चल तो सकोगे ना? नागेश, अब देर मत कर। माफ कीजिए, हमने बचा नहीं पाए। सर, मनोहर जी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सभी गांवों का अलर्ट कर दो। मनोहर जी 14 गांवों की पंचायतों के मुखिया थे। लोग सड़कों पर उतर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सर, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में उन्हें यहाँ लाया गया था, इसलिए हम उन्हें बचा नहीं पाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक मिल सकती है? अगर सुबह तक गांव वालों को बॉडी नहीं सौंपी गई तो वो लोग हंगामा खड़ा कर सकते हैं। रोज की तरह 8 बजे घर से निकले थे, फिर 9:15 बजे राम काका का फोन आया चक्रधर नाके से। उस तरफ वो किसी काम से गए थे? पता नहीं, घर से मंडी के लिए निकले थे। मगर वो मंडी पहुंचे नहीं साहब। हम लोग तो उनका इंतजार ही करते रहे। हमें लगा कि घर के किसी काम में अटक गए होंगे साहब। फिर आप लोगों को उनकी बॉडी जंगल में मिली? हाँ साहब, हम लोग जंगल में उन्हें ढूंढ रहे थे, तभी मेरा पाँव एक चीज से टकराया। देखा तो मनोहर जी पड़े थे खून में लथपथ। अब ये यहाँ मिली थी मनोहर जी की लाश। इधर आओ। फॉरेंसिक वाले को बोलो ब्लड सैंपल्स ले लो। 6 गोलियां, देसी कट्टा। मतलब हर बार रिलोड करके गोली चलानी पड़ी होगी। ये हमला किसी ने अकेले किया हुआ ऐसा नहीं लगता सर। और उसमें से एक जख्मी हुआ है। सर, क्राइम स्पॉट से लिए गए दोनों ब्लड सैंपल्स की जांच की। उनमें एक तो मनोहर जी का है, लेकिन दूसरा ब्लड उनके ब्लड से मैच नहीं कर रहा है। शिव हमलावर का हो सकता है, जिसके शायद पैर में चोट लगी थी। ये जख्म कील का नहीं है। जो भी करना है जल्दी कीजिए। ये तो किसी गोली का निशान है। हमको बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, जल्दी से मलहम पट्टी कर दीजिए। माफ कीजिए, ये पुलिस केस है। नहीं भाई नहीं, यहाँ इसका इलाज नहीं होगा। ये पुलिस केस है, इसके लिए तुम्हें सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैं आप सबका जज्बाती होना समझ सकता हूं, पर आप लोग ही बताइए, क्या बिना जांच के कोई मुजरिम पकड़ा जा सकता है? मनोहर जी पूरे 14 गांव के मुखिया थे, सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। लोग चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, आप लोग यही चाहते हैं ना कि मनोहर जी का खूनी पकड़ा जाए, या फिर ये चाहते हैं कि हम अपना सारा वक्त गांव वालों को काबू करने में ही जाया करते हैं? ठीक है, हम लोगों को समझाते, शांत करते, पर बाबूजी के हत्यारे पकड़े जाने चाहिए और उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। वो लोग बच के जाने नहीं चाहिए।
याद है कहाँ देना? हाँ, मुपना गाँव। जाओ। मनोहर लूमी को किसने मारा? इससे बड़ा सवाल अब यह बन गया था कि आखिर इस खून का मकसद क्या था। पुलिस के लिए इस खून का मकसद जानना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसी एक भी थ्योरी सामने नहीं आ रही थी जो इन सवालों का जवाब दे सके। नहीं साहब, बाबूजी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। सब उनको बहुत चाहते थे, बहुत इज्जत करते थे उनकी। ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा आपको पूरे गांव में जिसे उनसे कोई शिकायत हो। उन्हें इतनी बेरहमी से मारा गया। वो घर से निकले थे मंडी जाने के लिए, लेकिन उनकी बॉडी मिली हमें जंगल में। जंगल में जाने की उनके पास कोई वजह नहीं थी। मतलब कोई था जो उन्हें जंगल में ले गया, और उस ले जाने वाले का मकसद साफ था। मतलब कोई तो था जो उन्हें मारना चाहता था। मैंने बताया ना आपको, उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी ही नहीं। 14 गांव के मुखिया थे वो। बड़ा मान था उनका गांव में। चौदह गांव की 14 पंचायतें हैं और हर एक का अपना अपना प्रधान है, पर उन सब प्रधानों के मुखिया थे हमारे मनोहर जी। देखिए, ये बात हम जानते हैं कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, पर हमला तो हुआ है, और हमला करने वाले जंगल में भाग गए। वो जंगल में जिस तरफ भागे हैं उस तरफ पराहा गांव पड़ता है। क्या किसी गांव का कोई प्रधान इस हमले के पीछे हो सकता है? किसी एक प्रधान की भी मनोहर जी से दुश्मनी होती तो पिछले 12 सालों से निर्विरोध मुखिया नहीं चुने जाते। दुश्मनी वाली तो कोई बात ही नहीं है। और फिर मनोहर जी लोमी समाज के नेता थे। गांव में सोंडा समाज भी तो है। दोनों समाजों के बीच किसी तरह का कोई झगड़ा, कोई अनबन? एकदम से तो ऐसा कुछ याद नहीं आता साहब। और सच कहें तो साहब, हमको तो ऐसा सोचना भी मुश्किल लगता है कि कोई मनोहर जी का खून भी कर सकता है। विश्वास ही नहीं होता साहब कि ऐसा भी हो सकता है। सर, ये रास्ता मंडी की तरफ जाता है। मनोहर जी शायद इसी रास्ते से जा रहे होंगे। किसी ने उनको बीच रास्ते में रोका और जंगल में ले गया। सर, क्या ऐसा हो सकता है कोई ना जबरदस्ती वहां ले गया हो? पोस्टमार्टम में हाथापाई के तो कोई निशान नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई किसी बहाने से उन्हें जंगल में ले गया जहाँ हमलावर पहले से मौजूद थे, और उनके वहां पहुंचते ही हमलावर ने उन पर गोलियां चला दी। हाँ सर, ऐसा हो सकता है। अगर कोई किसी बहाने से उन्हें जंगल में ले गया है तो उसका मतलब यह है कि कोई जान पहचान वाला ही है, शायद इसी गांव का। दुश्मनी का एंगल है, ये तो पक्का है। और दुश्मनी भी इतनी पुरानी है जिसका किसी को अंदाजा नहीं। रोज रात को मंडी में मिलना होता था। सब लोग जो है अपना दुकान धंधा बंद करके मिलते थे, बातचीत करते थे। मनोहर जी जब वहां नहीं पहुंचे तो किसी ने उनके घर पर फोन नहीं किया? अब साहब, बात यह है कि हम तो रोज की बातचीत करते थे। कभी कभी कोई नहीं आ पाता तो घर पे अपने अपने काम होते हैं। हमें लगा कि मनोहर जी किसी काम में फंस गए हैं, लेकिन जब हम घर लौट रहे थे तो उनकी मोटरसाइकिल देखी तो हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर दुश्मनी जैसी कोई बात होती तो वो घर पे जरूर बताते, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं थी। कोई धमकी वगैरह या किसी से कोई खतरा? साहब, और कितनी बार बताएं, ऐसा कुछ था ही नहीं। ये काम किसी नक्सली का नहीं है साहब। मनोहर जी एक रईस आदमी थे, कोई फिरौती का चक्कर? अब सब ऐसी कोई बात होती तो पता चल जाता। आग की तरह फैलती है खबर, होती नहीं इसी बात। देसी कट्टे के एंगल के बारे में कुछ पता चला? ये पता लगाना तो बहुत मुश्किल है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो देसी कट्टा बनाते हैं, कुछ ऐसे एजेंट भी है जो उन्हें बेचते हैं, कोई उनका रिकॉर्ड नहीं रखता। ये तो आप मुझसे बेहतर जानते साहब। नक्सलियों को कोई एंगल नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई पुराना बैर भी नहीं, कुछ पता नहीं चल पा रहा है सर। ना तो गुनहगार का पता चल रहा है और ना ही खून करने के मकसद का। एक आदमी 12 साल से 14 गांवों की पंचायतों का मुखिया है। 12 साल से उसे भला कोई क्यों मारेगा?
वो भी इतनी बेरहमी से। देसी कट्टे से 6 गोलियां चलाई। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई कड़ी हमारी नजरों से चूक गई? सर जांच हमने जहां से शुरू की थी अभी भी वहीं पर ही है। किसी कड़ी का नजरों से चूकने के लिए जांच को आगे भी तो बढ़ना जरूरी है। मुझे गांव का अंदरूनी मामला लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि पूरे गांव ने मिलकर, मेरा मतलब है कि गांव की पंचायत ने मिलकर या फिर 14 गांवों की पंचायत ने मिलकर किसी को सुपारी दी और इसी वजह से सब चुपचाप बैठे हैं। और यही वजह है कि हमारे हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा है। और वही लोग हंगामा खड़ा कर रहे हैं कि हम अब तक खूनी को पकड़ नहीं पाए। इसी वजह से तो शक हो रहा है। ना तो खूनी का पता चल रहा है और ना ही खून करने के मकसद का। सबकी मिली भगत है और कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। सर हमलावरों में से एक को गोली लगी थी। अब हम ये मान लें कि गांव के किसी जान पहचान वाले ने मनोहर जी को रोका और जंगल में वहां ले गया जहां पर हमलावर पहले से मौजूद थे। सर ये भी तो हो सकता है कि हमलावर गांव में से कोई हो, इसलिए हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा। हो सकता है वो लोग भाग निकले। एक जख्मी था, मतलब गांव के किसी डॉक्टर के पास जरूर गए होंगे, लेकिन किसी भी डॉक्टर को उसकी कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है उसने इलाज कहीं बाहर करवाया। अब हमें यह पता लगाना है कि गांव में ऐसे कितने लोग हैं जो मनोहर जी की हत्या के बाद से गांव में नहीं। अंधेरे में ही तीर चलाते हैं। यह सचमुच अंधेरे में एक तीर था। ना तो मुजरिम की कोई पहचान थी और ना ही मकसद की कोई जानकारी। क्या कोई ऐसा हो सकता था जो इसी गांव का हो और अब तक पुलिस की नजर में ना आया हो? धार करा लो, चाकू कैंची धार करा लो। बाबूजी धार करवाएंगे कैंची? कुछ समझ नहीं आ रहा किसी को। बहुत बड़े आदमी थे मनोहर जी, लोमी समाज में बहुत नाम था उनका। ऐसे थोड़ी मुखिया बन गए। और ये सोंडा समाज वाले, उनको तो जलन होती होगी, पर कर करा के कर ही क्या सकते हैं? हैं ही कितने घर उनके गांव में? धार करा लो, चाकू कैंची 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 धार करा लो। साहब सुई वहीं के वहीं अटकी हुई है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ तक कि मनोहर जी के परिवार को भी नहीं। ये तो हमें भी पता है। कुछ और पता चला? पता तो चला है साहब, पर कितने काम का है ये पता नहीं। 13 फरवरी की रात, जिस रात मनोहर जी का खून हुआ था, तब से 2 लोग गांव में नजर नहीं आ रहे हैं। कौन 2 लोग? केशव सोंडा और उसका छोटा भाई नागेश सोंडा। दोनों अपनी मां सुभद्रा सोंडा के साथ रहते हैं। एक और भाई है उसका, मोहन सोंडा, वो उनके साथ नहीं रहता। कोई कनेक्शन हो सकता है? 13 फरवरी से घर नहीं लौटे, एक बार क्रॉस चेक करना तो बनता है। सुभद्रा जी। जी। आपके दोनों बेटे केशव और नागेश कहाँ हैं? वो दोनों तो शहर गए हैं साहब। काफी दिनों से गए हुए हैं ना? क्या हुआ सर? तुम मोहन हो ना? जी हाँ। नहीं कुछ नहीं, बस ये पूछने आए थे कि केशव और नागेश कहाँ? वो तो शहर गए हैं कुछ काम से। क्या बात है, सबके सब एक जैसा ही जवाब दे रहे हो कि शहर गए हैं, किसी काम से गए? ऐसे किस काम से गए हैं कि 4 दिन से घर नहीं लौटे? साहब हम किसान हैं, खेतों के लिए खाद बीज कुछ ना कुछ लगता ही है। शायद खेतों के लिए कुछ सामान लाने गए होंगे। ए अम्मा, जाने से पहले कुछ बोल के गए थे? नहीं तो खेत के लिए सामान लेने जा रहा हूँ, बस इतना ही कह के गया। ऐसा क्या लाने गए थे कि अभी तक घर नहीं आए? अब साहब बरसों पहले हम खेतों का बंटवारा कर दिए कि सब अपना खेत संभालता है और हम अपना। अब हो सकता है कुछ ऐसा काम हो जिसका मुझे पता ना हो। और अम्मा को तो आप देख ही रहे हैं, बुढ़िया आ गई हैं। ये कौन है? ये केशव की पत्नी है। फिर तो इन्हें जरूर पता होगा कि इनका पति कहाँ है। केशव और नागेश के पास मोबाइल तो होंगे। दोनों के फोन बंद हैं। हमें सच में कुछ नहीं पता साहब। सर
दोनों का फोन 3 फरवरी से बंद है, मनोहर जी की हत्या के ठीक 10 दिन पहले से। मोहन, कुछ तो गड़बड़ है। क्या तेरे भाई मनोहर जी के खून में शामिल है? साहब पहली बात तो ये है कि हमें सच में नहीं पता कि वो दोनों कहाँ हैं, और दूसरी बात ये है कि हमारे भाई मनोहर जी को मारेंगे क्यों? इसी सवाल का जवाब तो हम भी ढूंढ रहे हैं। देख, अगर तुझे कुछ पता है तो सच सच बता दे। हमें सच में कुछ नहीं पता साहब। मुझे लग रहा है केशव और नागेश दोनों इस मर्डर में शामिल। इन दोनों की कुंडली निकलो। या तो ये दोनों हमारे हाथ लग जाएं, या फिर इस मर्डर से इन दोनों का क्या कनेक्शन है ये हमारे हाथ में आ जाए। नहीं मालूम साहब, वो केशव मिला था जेल में, अपने गांव बसवी में कोई बहुत बड़ा कांड करवाना चाह रहा था। क्या कराना चाह रहा था वो नहीं मालूम साहब, पर परहा गांव का एक आदमी है नीरज, वो जानता है। ये नीरज भी तो हिस्ट्री सीटर है ना? जी साहब। सर, केशव एक हिस्ट्री शीटर है, उसके ऊपर चोरी और डकैती के कई मामले भी दर्ज है। अजीब बात यह है कि उसने जुर्म की दुनिया में 1.5 साल पहले ही कदम रखा है। उसने पराहा गांव के एक हिस्ट्री शीटर नीरज से कुछ काम करवाया है। नीरज की सारी डिटेल्स मिल गई हैं सर। अब सारी कड़ियां केशव के इस खून में शामिल होने का इशारा कर रही हैं, लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? जी? नीरज? वो नहीं है। आप कौन? हम उनकी पत्नी हैं। कहाँ गया? पता नहीं। पता नहीं मतलब? पति है तुम्हारा? साहब वो हफ्तों बाहर रहते हैं, कभी बता के नहीं जाते हैं। उसका मोबाइल नंबर? पुलिस को केशव और नागेश पे शक है, और दोनों कहाँ है ये भी पता नहीं। मुझे यकीन ही नहीं होता कि वे दोनों शामिल हैं। नमस्ते कृपाल जी। विष्णु जी, आप मनोहर लोगी और केशव सोंडा के बीच कड़ी ढूंढ रहे थे ना? जी। ऐसी एक कड़ी है। ये पढ़ लीजिए, 22 साल पुराना मामला है। सर, 22 साल पुराना कनेक्शन, 22 साल। अम्मा, पुलिस का शक अब पक्का हो गया है कि खून केशव और नागेश ने किया है, और उनकी मदद परहा गांव के नीरज ने की है। ऐसी हवा है कि 22 साल पहले का कोई मामला है। अम्मा, आपको पता है कि 22 साल पहले क्या हुआ था? मैं और पूजा तो तब पैदा भी नहीं हुआ। महाराज बोल। केशव, मोहन और नागेश, इनकी एक मौसी है, नाम है लीला रानी, यही मोपना गांव में रहती है। ये ले, याद है कहाँ देना? हाँ, मोपना गाँव। केशव की अम्मा सुभद्रा की सगी बहन है लीला रानी, विधवा है वो। दोनों वहाँ छुपे? ये तो पता नहीं साहब। ठीक है। ठीक है, जैसा तुमने कहा हम वैसा ही करेंगे। अम्मा, पुलिस को केशव और नागेश पे पूरा शक है। कितना समझा के सबको, भूल जा, बीती बातों पे मिट्टी डाल।
पर नहीं माना, नहीं समझा। क्या मिल गया उसको ये सब करके? बीज तो उसने बोया है अम्मा, अब भुगतेगा भी वही। पहले मोपना गांव में केशव और नागेश की मौसी लीना के घर पर देखते हैं, हो सकता है वो दोनों वहीं हो। घर को चारों तरफ से घेर लो, अगर वो घर पे है तो बचने ना पाए। वो यहाँ नहीं है। आप झूठ बोल रही हैं। हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमें पता है मनोहर जी के खून के बारे में। नागेश और केशव यहाँ कभी नहीं आएंगे। उनको पता है पुलिस कभी ना कभी उनकी तलाश में यहाँ जरूर आएगी। सर, अंदर कोई नहीं है। लीला जी, हमें पूरा यकीन है वो दोनों ही आए थे, और आपको पता है वो कहाँ। आपने घर की तलाशी ले ली ना, चाहे तो एक बार और ले लीजिए। वो यहाँ नहीं है। केशव और नागेश यहाँ आए ही नहीं थे। गणा दो कांस्टेबल यहाँ तैनात कर दो, नजर रखो घर पर। हम अलग अलग होकर आसपास के डॉक्टरों से पूछताछ करते हैं। अगर वो यहाँ आए होंगे तो जरूर किसी न किसी डॉक्टर के पास इलाज करवाने गए होंगे। जी हाँ, एक आदमी आया था, नाम तो नहीं पता, पर एक 30 साल का था और उसके दाहिने पैर में गोली लगी थी। जी हाँ, आया था। उसे देखते ही मैं समझ गया था ये पुलिस केस है। उसके पाँव में गोली लगी थी, इसलिए मैंने उसे सिविल हॉस्पिटल जाने के लिए कहा। अरे हमने कहा ना आपको कि हमें पता नहीं वो कहाँ है। भगवान कसम हमें नहीं मालूम। अम्मा, पुलिस ने मौसी को हिरासत में ले लिया। अम्मा, हमें थाने में जाके सब कुछ सच बता देना चाहिए। केशव, बस कर। क्यों इतना परेशान है बेटा? बेटा, हमारे सामने भी पूरी जिंदगी बाकी है। जिंदा रहने के लायक नहीं है वो अम्मा, उन्हें जीने का हक नहीं है। मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटा, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। जा बेटा, सच से कब तक भागते फिरेंगे हम? जा। हम कितनी बार बोले, वो लोग हमारे यहाँ नहीं आए थे। आप झूठ बोल रही हैं। केशव और नागेश मोपना गांव में आए थे, उनमें से एक जख्मी था। अब सच सच बता दीजिए वो दोनों कहाँ छुपे। मौसी वही कर रही है जो उसे करने के लिए कहा गया है। मतलब तुम्हारी माँ, तुम्हारी मौसी पहले से सब जानते थे कि मनोहर लोमी के कत्ल के पीछे केशव और नागेश? मौसी, अब सच बताना ही पड़ेगा। साहब, केशव उस हादसे को कभी भुला ही नहीं पाया। वो सिर्फ 13 बरस का था और हम 8 बरस के। जज साहब, आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सभी लोग बहुत ही निर्दयी हैं।
जैसा कि इनके वकील ने कहा कि जुर्म के वक्त इनमें से कुछ लोग सिर्फ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, हमले में उन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया, जबकि सच्चाई यह है कि जुर्म इनके सामने होता रहा और इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। जज साहब, इन लोगों ने यह तक नहीं सोचा कि सुभद्रा सोंडा उस समय 2 महीने की गर्भवती थी। मैं इस कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि ये सभी लोग जिन पर जुर्म भी साबित हो चुका है, इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। कोर्ट को लगता है कि मनोहर लोमी, जगजीवन सोंडा और गजानन सोंडा इस जुर्म में शामिल नहीं है। वे सिर्फ वहां मौजूद थे और वैसे भी इनके इस जुर्म में शामिल होने के कोई सबूत नहीं है। लिहाजा ये अदालत इस खून के इल्जाम से इन्हें बरी करती है। कोर्ट महेंद्र लोमी, नारायण लोमी, मंगल लोमी और शंभू लोमी को इस जुर्म में दोषी करार देती है और इन्हें आजीवन सश्रम कारावास की सजा देती है। कोर्ट ने मनोहर लोमी को बरी कर दिया, लेकिन केशव ने जुर्म किया है, वो मुजरिम है, वैसे कानून से बच नहीं सकता। अच्छा होगा कि तुम लोग बता दो वो कहाँ छुपा है। नहीं पता साहब, वो उस रात मौसी के घर गया था जिस रात उसने मनोहर लोमी की हत्या की थी। मतलब तुम लोग जानते थे कि उसने मनोहर लोमी की हत्या की? नहीं पता साहब, ना हमें ना मौसी, किसी को पता नहीं था। अंदर ही अंदर वो उस गुस्से को पालता रहा 22 बरस, पर हम में से किसी ने ये सोचा तक नहीं था कि एक दिन सचमुच वो अपने बाबूजी की हत्या का ऐसा बदला लेगा। यहाँ बैठिए। नागेश, क्या हुआ? ये तूने क्या किया केशव? क्यों? और नागेश को क्यों शामिल किया? बहुत दिन से गुस्सा दबा कर रखा था मौसी, हमने अपना हिसाब बराबर कर लिया। हमारी मदद कीजिए मौसी, बहुत दर्द हो रहा है। बहुत खून बहा है, डॉक्टर को बुलाना होगा। पर मौसी, ऐसा कोई डॉक्टर है जो यहाँ घर आके मलहम पट्टी करे? नहीं नागेश, नहीं, डॉक्टर को यहाँ बुलाना ठीक ना होगा। हम कल सुबह डॉक्टर से मिलाएंगे। अब तुम जाओ यहाँ से। नहीं भैया, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे, बता देते। नागेश जाओ, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ से कहीं दूर निकल जाओ। हमारी चिंता मत करो, हम खुद को संभाल लेंगे। नहीं भैया, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जा। सुनता है नहीं? रात के अंधेरे में कहीं निकल जाओ, अभी तक बात फैली नहीं होगी। नागेश चला गया, कहाँ पता नहीं। केशव एक दिन रुका, पर किसी डॉक्टर ने उसकी मदद नहीं की। केशव, क्या हुआ केशव? किसी डॉक्टर ने इलाज नहीं किया? नहीं मौसी, सबको लगता है कि पुलिस केस हो जाएगा। हमें भी अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। और जाएगा कहाँ? पता नहीं, पर आप हमारी चिंता मत करिए, हम खुद को संभाल लेंगे। पैसे हैं ना तेरे पास? फिर हमने रुपए भेजे। ये ले, याद है कहाँ देना? हाँ, मोपना गाँव। हाँ, जा। केशव, गांव के लोग उखड़े हुए हैं। पुलिस वालों पे खुनी को पकड़ने का बहुत दबाव है। अच्छा होगा अगर तू आसपास कहीं नजर ना आए। गांव वालों के हाथ पड़ा तो पता नहीं क्या करेंगे। अपना ख्याल रखना मोहन।
अब हम चलते हैं मौसी। फिर हमने उसे थोड़े फल दिए, थोड़ी सब्जियां दी और वो चला गया। कहाँ गया पता नहीं। तब से कोई खबर नहीं, कोई फोन नहीं। कभी सोचा ही नहीं था कि 22 साल पहले हुए हादसे की कीमत अब जाके चुकानी पड़ेगी मनोहर जी को। बाईस साल पहले बोया गया गुस्से का एक बीज केशव ने पूरी उम्र अपने सीने में संजो कर रखा। मनोहर लूमी को एक जुर्म से बाइज्जत बरी किया गया था। वो जुर्म कौन सा था और उसका कौन सा हिसाब अब तक बाकी था? नहीं लगा। देखते। देख कितना लंबा गया, लेकिन शर्ट पे लगा ना। कैसा मोहन, खेलते ही रहोगे? खेत में काम कौन करेगा? और काम नहीं करना तो कल से खेत में आना ही मत। अरे बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब काम संभाल लूंगा। ठीक है, चल खेल मोहन। कल शहर जाके डॉक्टर को दिखाना है। 1 महीना हो गया। जाएंगे ना, कल सुबह सुबह फैक्ट्री के माल छोड़ आऊँगा, फिर दिन में चलेंगे डॉक्टर के पास। बाबूजी मैं भी आपके साथ आऊँगा। बाबूजी मैं भी। मोहन तू चलना मेरे साथ। ये सब बेटा तू यहाँ रुक के खेत का काम संभाल। तू बड़ा है ना, जब मैं गांव में नहीं रहूँगा तो घर और खेत तेरे ही भरोसे है। ठीक है ना? ठीक है बाबूजी। लक्ष्मण क्या सोचे हो? सोचना कहाँ है महेंद्र, सोचने की तो कोई बात ही नहीं है। ये झगड़ा हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा, एक कई बार में। कौन सा झगड़ा? झगड़ा तो हमारे पुरखों ने पहले ही खत्म कर दिया था। जमीन का बंटवारा हो चुका है, जो तुम्हारा वो तुम्हारा है और जो हमारे हिस्से में आया वो हमारा है। खेत के बीच में मेड़ बन चुकी है, तुम अपना खेत जोत रहे हो, हम अपना, और ये अब कभी नहीं बदलेगा। लक्ष्मण, तुम्हारे हिस्से कुछ हमारी भी जमीन है जो शुरू से हमारी थी। हमको ये जमीन पे मेड़ दोबारा बनानी है, समझे? ये झगड़ा कभी मिटा ही नहीं था, लेकिन लगता है अब वक्त आ गया इसे मिटाने का। महेंद्र, इस बंटवारे से तुमको तकलीफ होगी, हमको नहीं है। और असल में तुम लोग को तकलीफ ये है कि इस गांव में सबसे बड़ा खेत हमारे पास है, पर इस बात से हमको कोई तकलीफ नहीं है। देखो, पुरखों का झगड़ा था और फिर सुलह भी हो गई थी। अब हमको कोई जरूरत नहीं लग रही कि फिर से बैठ के बंटवारे की बात करें। ये तो बड़ा घमंडी आदमी है, एकदम उज्जड़। उनका घमंड अब बर्दाश्त नहीं होता हमसे। माथा खराब कर दिया। अरे उसके हिस्से में कुछ जमीन हमारी है, बंटवारा गलत हुआ था। बरसों से यही झगड़ा चला आ रहा है। लक्ष्मण के बाप और हमारे बाबूजी के बीच भी यही झगड़ा था। ये जमीन हमारी है और हमका मिले के चाहिए बस। गांव में सबसे बड़े खेत का मालिक है वो इस समय, और उसकी पूरी जात में आज तक इतनी जमीन किसी के पास नहीं रही। अरे तभी तो इतनी अकड़ है उस साले में। इस गांव में हमारी जात का बहुमत है, वो की जात के तो गिने चुने घर हैं यहाँ, लेकिन तब भी नारायण और महेंद्र को उसका घमंड बर्दाश्त करना पड़ता है। कुछ तो करना पड़ेगा भाई। हम अपने समाज के प्रधान लोगों से बात करते हैं, उन्हें ये मसला सुलझाने को कहते हैं, ताकि ये झंझट हमेशा के लिए खत्म। अगर वो फिर भी नहीं माना तो अब तो जो ठीक होगा वही करेंगे। अरे बेटा, इस जमीन पर उनका कोई हक नहीं है और हम उनकी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। बाबूजी, जो जमीन हमारी है वो उनकी क्यों कहते हैं? अरे बेटा, ये झगड़ा हमारे खेतों के बीच में जो मेड़ बनी है ना, उसका है। झूठ बोल रहे हैं, जमीन हमारी है और जो हमारी है वो हमारी रहेगी। आगे चल के तुम दोनों की होगी, मेरे दोनों बच्चों की। लेकिन बाबूजी, ये कौन आने वाला है? अरे हाँ, तुम तीनों की होगी। मैं तो भूल ही गया था कि तीसरा मेहमान भी आने वाला है।
हमारी जो जमीन उन्होंने हड़प ली है उसे पाने के लिए हमारे पूर्वज भी लड़ते आए हैं। तुम्हारा गुस्सा हम समझ रहे हैं महेंद्र, लेकिन करे का? वो लक्ष्मण तो बात तक सुनने को राजी नहीं है। मतलब इसका ये है कि वो कुछ भी बोलता रहे और हम लोग चुपचाप सुनते रहे? देखिए, हमका कोनो आपत्ति नहीं है खेतों के बीच की मेड़ नए सिरे से खींच दी जाए, पर मुश्किल ये है कि वो लक्ष्मण किसी की सुनेगा ही नहीं। अरे बहुत अकड़ है उसमें, दोनों समाज के बड़े बुजुर्ग उसको समझाने जाते हैं तो भी नहीं सुनता। बताइए, जहाँ देखो विरोध में झंडा गाड़ देता है। अब ऐसे इंसान का करे भी तो क्या करें? पर कोई तो रास्ता होगा उसकी नाक में नकेल डालने का। आपका पूरा गांव उसके इशारे पे नाचता रहेगा। भाई मनोहर, अब आप ही हमें कोई रास्ता बताइए। आप जो भी कहेंगे हम उसमें आपका पूरा साथ देंगे। वैसे भी वो लक्ष्मण हमें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। पगला गए हो क्या तुम लोग जो ये सुझाव लेकर यहाँ आए हो? लक्ष्मण, हम बड़प्पन दिखा के अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और तुम अकड़ दिखा रहे हो। और हम तुम्हें कोई कम कीमत नहीं दे रहे। इतना रुपया कोई नहीं देगा जमीन का। रुपया ले लो और महेंद्र और नारायण को उनकी जमीन का हिस्सा लौटा दो। बात खत्म हमेशा के लिए। मनोहर, वो जमीन हमारे बाप दादाओं की है, उनसे विरासत में हमको मिली है और हमारे बाद हमारे बच्चों को मिलेगी। ना तो हमको मेड़ बदलनी है और ना ही वो जमीन बेचनी है। बात आ गई समझ में आपको? है लक्ष्मण, बहुत गलत कर रहा है तो एक नतीजा तुझे भुगतना पड़ेगा। समझा रहे हैं? यही सुझाव हम आपको दे रहे हैं। जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। हमें डरा धमका के अपने मन की कर लीजिएगा क्या? सोचना भी मत, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। सुनिए ना, खत्म कर दीजिए ना इस झगड़े को। कौन सा झगड़ा? तुमको कुछ पता भी है? नहीं ना? मुंह बंद रखो अपना। अब तक मुंह बंद ही रखा था हमने, पर अब चिंता होती है हमें। 2 बच्चों के बाप हैं आप, एक और आने वाला है। हम कहते हैं गांव वालों के साथ सुलह कर लीजिए, दुश्मन कम नहीं है आपके। वैसे भी हमारे समाज के लोग आपको कुछ खास पसंद नहीं करते, कोई साथ नहीं देगा हमारा। अरे किसी की भीख में थोड़ी जी रहे हैं, और उनके पसंद करने से या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? समाज अपना हो या उनका, हम लोग जितना झुकेंगे वो और झुकाएंगे। और ऐसे किसी समाज के सामने झुक के कोई कैसे जी सकता है? उनको हमारी जमीन लेके ही मामला सुलझाना है। काहे? अरे पुरखों का झगड़ा था, फिर मामला सुलझ गया था। जमीन हमारी है, हमारे बाद हमारे बच्चों की होगी। अपनी जमीन का एक टुकड़ा नहीं देंगे हम। केशव, मोहन, चलो जल्दी, बहुत काम है खेत में। लक्ष्मण स्वभाव से ही विद्रोही था, समझौता नहीं करना चाहता था। लक्ष्मण महेंद्र और नारायण के साथ अपने खेत के मेड़ को लेकर चल रहे झगड़े को सुलझाने को राजी नहीं था। उसका अपने समाज के लोगों से भी कोई बहुत अच्छा रिश्ता नहीं था। वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने में विश्वास रखता था और आखिर उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। शंभू और मंगल भी आ रहे हैं। अरे हम भी आएंगे। गजानन और बाकी के लोग? वो भी आने को राजी हैं, हालांकि उनको लगता है कि एक बार हमको सोच लेना चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है, हमें अभी भी सोचना चाहिए? यह सोचने का अब सवाल पैदा नहीं होता है। जितना सोचना समझना था सब समझ लिया। अब तो ये झमेला ही खत्म कर देना है। केशव, मोहन उठे नहीं का अब तक? मोहन सो रहा है, केशव नहा रहा है। अरे तो उसको भी उठाओ, तैयार करो, दोनों को भेजो खेत पर। जी हाँ, रोटी उन्हीं के हाथों भिजवा दूंगी। हाँ।
बेटा? क्या हुआ, क्या बता तो। चाची बोलो। चाची वो लोग लक्ष्मण चाचा पर हमला करने के लिए आ गए और वो लोग लाठियां भी लेके आ गए। अम्मा, अम्मा, बाबूजी, अम्मा, बाबूजी, 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 अब खींच लो मेल अपने हिसाब से, कौन रोकने वाला नहीं। हम जानते हैं भूलना इतना आसान नहीं है, मगर बेटा हम कर भी क्या सकते हैं। भूल जा केशव, भूल जा, बीती बातों पे मिट्टी डाल बेटा। मिट्टी तो डालेंगे अम्मा, पर बीती बातों पे नहीं, मनोहर लोमी की लाश पे। जब तक वो जिंदा है हम चैन से नहीं रह सकते। भैया हम आपके साथ हैं। चुप कर, तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था, तुझे क्या पता क्या हुआ? हाँ? पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ अम्मा? वो हमारे भी तो बाबूजी थे। उन लोगों की वजह से मैंने अपने बाबूजी का चेहरा तक नहीं देखा। बेटा हमें भी गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, और बेटा गुस्से से जिंदगी नहीं चलती। 21 साल से चैन की नींद नहीं सोया अम्मा, 21 साल। तू सो सकी चैन से? सब कुछ था हमारे पास, हमारी ज़मीनें छीन ली गई, पीने के लाले पड़ गए, जो उनका नहीं था वो भी उन लोगों ने हमसे छीन लिया। हमारे बाबूजी को जान से मारा उन्होंने। कैसे उन लोगों ने गलती की गलती उन लोगों ने, मगर उस गलत को सही करके जो कुछ भी हमने खोया क्या वो वापस मिल जाएगा? क्या मिलेगा तुझे गुस्सा करके? माँ, हमारी आंखों के सामने से, दिमाग से, दिल से वो मंजर नहीं निकलता है। कितनी बेरहमी से उन लोगों ने हमारे आंखों के सामने हमारे बाबूजी को मारा था। तुझे भी मार दिया होता अगर उन्हें नहीं लगा होता कि तू मर चुकी है, वरना न तू जिंदा होती न नागेश। मनोहर को कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, हिसाब तो बराबर करना ही है हमको। केशव के अंदर गुस्सा उबल रहा था जो उसने मनोहर को मारकर शांत कर लिया था। मनोहर अब मर चुका था, लेकिन केशव अब भी सहन कर रहा था। वो दर्द से गुजर रहा था, पुलिस से, कानून से भाग रहा था, लेकिन वो कब तक भाग सकता था? इस गली में पहली मंजिल का पहला कमरा। घर पे होगा वो? सुबह से बाहर तो नहीं निकला है साहब। बारा, बारा, बताते सब हम ही किए थे केसों की मदद, लेकिन सब हम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए किए थे। मनोहर भैया को हम ही रोके थे और हम ही लेके गए थे, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि वो लोग उनका जान ले लेंगे। बस हम सब इतने किए थे। देख नीरज, आखिरी मौका दे रहा हूं, ट्रिगर दबने से पहले सब कुछ सच सच बोलते। बताते हैं सब वो जंगलवा में होगा। सब हमसे कह रहा था पहले अपनी मौसी के घर में जाएगा और इसके बाद में जंगलवा में अकेले छुप जाएगा।
और नागेश? नागेश के बारे में हमको कुछ नहीं पता साहब। साहब वो केशव आज तक हमको कुछ नहीं बताया साहब। सुनो, जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो। मूव क्विक। सभी गांव वालों को यह सूचित किया जाता है कि बस्ती गांव का केशव सोंडा एक मुजरिम है। पुलिस को उसकी तलाश है। उसके दाहिने पांव में चोट लगी है। किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता चले तो पुलिस को इत्तला कर दे। जो कोई उसे बचाएगा वो भी जुर्म का भागीदार माना जाएगा। हेलो, हम गोविंदपुर से बोल रहे हैं साहब। साहब यहाँ गांव के बाहर एक मंदिर है साहब। साहब वहाँ एक आदमी छुपा हुआ है, जख्मी हालत में है साहब। साहब हमको लगता है केशव है जिसकी आपको तलाश है साहब। मंदिर को चारों तरफ से घेर लो, वो निकलने ना पाए। वर्मा तुम इधर से जाओ। जी हमें पता चला है खूनी छुपा हुआ है। सर वो यहीं पीछे। मूव। नागेश कहाँ है? पता नहीं। बेहतर होगा तू सच बोलते, बच तो वो भी नहीं पाएगा। हमने उसको बहुत दूर भेज दिया था और हमको पता नहीं वो इस वक्त कहाँ है। हम ये कबूल करते हैं कि मनोहर लोमी को हमने मारा था और हमें इस बात का कोई पछतावा नहीं। केशव नागेश के बारे में कुछ भी बोलने के लिए राजी नहीं। क्या सुकून मिल गया उसे ये सब करके। उन्होंने तुम्हारे बाबूजी को मारा, तब से इस घर का सुख चैन सब कुछ चला गया। बहुत तकलीफ से दिन काटे हमने। क्या ये दिन देखने के लिए? ये सब क्यों नहीं भुला पाया? ये सब क्यों नहीं भुला पाया वो? बाबूजी निहत्थे थे, उनको तो कुछ पता भी नहीं था। इन लोगों ने उन्हें धोखे से मारा है। सोनू बेटा, केशव अब पकड़ा जा चुका है। पुलिस को उसे उसकी किए की सजा देने दो। तुम्हारा, मेरा, हम सबका दुख अपनी जगह है, पर उसके चलते तहश में आके तुम कुछ ऐसा मत कर बैठना जिससे हमारा दुख और ज्यादा बढ़ जाए। ऐसा करने से हमारी पीड़ा और बढ़ेगी। केशव और नीरज फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है। केशव का छोटा भाई नागेश अब तक फरार है
पुलिस ने उसके घर पर और हर तरफ निगरानी रखी हुई है। केशव के नजरिए से उसने अपने पिता की हत्या का बदला लिया, लेकिन क्या यह बदला वाकई उसके पिता के साथ हुए अन्याय का जवाब था? 22 साल तक उसने अपने अंदर इस गुस्से और दर्द को पाला। उसकी जड़ें मजबूत होती गईं और फिर वो वक्त आया जब वो बदला ले सके, उस गुस्से को बाहर निकाल सके। 22 साल वो इसी एक दिशा में आगे बढ़ता रहा, लेकिन क्या वो एक बेहतर जिंदगी जीने की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता था? कोई आप पर अन्याय करे, वो पीड़ा उम्र भर नहीं भुलाई जा सकती, ये बात बिल्कुल सच है। आपके साथ गलत हुआ है, ये बात टीस की तरह चुभती रहती है, लेकिन गलत का जवाब गलत तो नहीं हो सकता ना। हत्या का जवाब हत्या से देकर वो दर्द, वो पीड़ा मिट नहीं जाती, बल्कि वो सबकी जिंदगी में और दुख दर्द भर देती है। फिर एक नया सिलसिला शुरू होता है दर्द और पीड़ा का, एक नई दुश्मनी का। हम सब जानते हैं कि जब क्रोध और पीड़ा की भावनाएं मन में घर कर लेती हैं, तब समझदारी से काम लेना मुश्किल है। क्लोजर यानी समापन का अर्थ आंख के बदले आंख और जान के बदले जान नहीं हो सकता। बात फिर चाहे एक बेटे के निजी गुस्से और दुख की हो, उसके बदले की हो, या किसी ऐतिहासिक अन्याय के खिलाफ बरसों उफनते गुस्से की हो, उससे सिर्फ जज्बात का लावा भड़कता है, लेकिन किसी के हाथ कुछ भी नहीं आता। ये हमें तय करना होता है कि जिन यादों से सिर्फ नफरत और दुश्मनी जागती है, उनकी तरफ ही देखते रहें, या फिर भविष्य को देखें जहां कई नई राहें हमारा इंतजार कर रही होती हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, अपने आने वाले कल को देखें या अपने अतीत के बोझ को अपने सीने पर ढोते रहें। यह हमें खुद ही तय करना होता है। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।